हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है देखो। ये जो इक्विवेलेंट वेट है ना, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट है ना। इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो इसका तरीका होता है बेटा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या तरीका होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। ये जो मोलर मास है, इसको हिंदी में मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। और ये जो वैलेंसी फैक्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कारक। क्या बोलते हैं? संयोजकता कारक। ठीक है। तो शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये आप याद रखना। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। अब इसमें हम कुछ केस देखेंगे, है ना। तो पहले आप ये नोट कर लो। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम देखेंगे बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हिंदी में क्या बोलेंगे? अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है। अब अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा। बोलो क्या है फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो यहाँ पे मोलर मास भी एसिड का होगा और वैलेंसी फैक्टर भी एसिड का होगा। तो आप इसको आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। ठीक है। ध्यान रखना बेटा, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका मोलर मास लेंगे और उसी का वैलेंसी फैक्टर लेंगे।
अब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो सुनो, यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो H पॉजिटिव के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? H पॉजिटिव के बराबर। इस H पॉजिटिव को यहाँ पे प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है। कोई भी अम्ल डिसोसिएशन के बाद जितने प्रोटॉन दान करता है उतना उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। देखो, जैसे मान लो इस तरफ मैंने लिखा एसिड और इस तरफ लिखा मैंने वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो HCl है या HBr है या HI है, इनमें सब में देखो एक एक H पॉजिटिव है, ये वाला, ये, तो इनका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? इनका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से है HClO4 HNO3, तो इनमें भी देखो एक एक H ही है, ये वाला, तो इनका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 1। लेकिन मान लो इस तरह से है H2SO4, तो इस H2SO4 में बेटा ये 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। बोलो, समझ में आया? एसिड में जितने प्रोटॉन होते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर उतना ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, H2SO4 का तुल्यांकी भार बताएं। H2SO4 का तुल्यांकी भार बताएं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बोलो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का मोलर मास बेटा 98 होता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 49। मतलब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 49 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, जैसे अदर केस ऑफ एसिड, एसिड के कुछ अदर केस देखते हैं। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? जैसे मान लो RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, मान लो इसकी जगह पे इधर कुछ भी जैसे ऐसा ले लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो HCOOH है, क्या है? HCOOH। या मान लो ये ले लिया जाए CH3COOH। ठीक है, ये जो HCOOH है इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और CH3COOH को एसिटिक एसिड। इस तरह का कोई भी एसिड यदि आता है बेटा, है ना, तो इनका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होंगे तो डिसोसिएट होने पे ये 1 प्रोटॉन देंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये जब ये डिसोसिएट होंगे, टूटेंगे तो एक एक प्रोटॉन देंगे। ठीक है, मतलब इनका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। और इसका भी 1। ठीक है,
अच्छा, जैसे मान लो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड है ना, उनका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, है ना। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, आगे देखें। इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, टेबल बना लेते हैं, है ना। तो पार्टीशन कर लेंगे, यहाँ पे 3 पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक होता है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये जो हाइपोफॉस्फोरस है, इसका फॉर्मूला ये होता है H3PO2, है ना। और ये जो फॉस्फोरस एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। और ये जो फॉस्फोरस एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। इनके वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो। तो ध्यान से समझना है ना, इधर देखो क्या कर रहे हैं। जैसे इस H3PO2 में देखो कितना फास्फोरस है, एक, तो एक फास्फोरस इस तरह से बनाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 में से एक ऑक्सीजन इसके सर पे लगा दो। अब कितने बचे, एक, तो एक बनाएंगे OH। अब यहाँ पे आपके ऑक्सीजन खत्म हो गए, हाइड्रोजन कितने बचे हैं, तो एक यहाँ पे आ गया, 2 और बचे, तो उनको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। ये फिर से समझना, जैसे एक फास्फोरस है, तो इस तरह से फास्फोरस बनाएंगे। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 में से एक उसके सिर पे इस तरह से लगा देंगे, डबल बॉन्ड से लगा दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो जितने ऑक्सीजन बचे हैं उतने बनाने हैं OH। तो एक ऑक्सीजन तो आ गया, 2 और बचे, तो मैं 2 क्या बना दूंगा, OH, इस तरह से। अब ऑक्सीजन खत्म हो गए, हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे आ गए, एक और बचा है, उसको ऐसा लगाएंगे, ठीक। अच्छा, H3PO4 में एक ही फास्फोरस है, तो फास्फोरस इस तरह से बनाएंगे। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 में से एक ऑक्सीजन उसके सिर पे लगा देंगे इस तरह से। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 3, तो जितने ऑक्सीजन बचे हैं उतने बना दो OH। यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गए, और हाइड्रोजन 3 थे, तो 3 हाइड्रोजन भी खत्म हो गए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप यदि प्रोटॉन देखेंगे, तो ये O से जो H जुड़ा है वो प्रोटॉन है, ठीक है। O से जो H जुड़ा है, O से जो H जुड़ा है वो प्रोटॉन है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 जगह O से H जुड़ा है, मतलब यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3। तो यदि आप वैलेंसी फैक्टर देखें, तो जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक जगह ही O से H जुड़ा है। जो फास्फोरस एसिड है इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह OH जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। O से जो H जुड़ा है वो प्रोटॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह है। और यहाँ पर 3,
बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है। हाइपोफास्फोरस एसिड में वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, फास्फोरस एसिड में वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, और फास्फोरिक एसिड में वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार नोट कर लो इनको। चलो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको बोला H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट बताएं। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत आसान है, बोलो क्या फॉर्मूला है? हमारा फॉर्मूला है बेटा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे मोलर मास किसका रखेंगे? H3PO3 का। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, H3PO3, आप बताओ H3PO3 में हाइड्रोजन 3 है, तो इनका मास 3 हो जाएगा। फास्फोरस का कितना होता है? 31, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का 16 16 16 32 16 48। ठीक है, इसको काउंट करो, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 की 2 हाथ का या 1, 4 3 7 और 1 8, 82। और इसका वैलेंसी फैक्टर अभी बताया आपको मैंने, बताओ कितना होता है? इसका वैलेंसी फैक्टर होगा बेटा 2, तो 2 से काटोगे तो ये 41 आएगा। कितना आएगा? 41 ग्राम। 2 चौगाट और 2 एकम 2, मतलब H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट होगा 41 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला। अगला हो जाएगा केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, हिंदी में बोलेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, बोलो क्या फॉर्मूला है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब चूंकि बेटा हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं? बेस का, तो ये मोलर मास किसका हो जाएगा? बेस का। तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेस, और ये वैलेंसी फैक्टर भी किसका हो जाएगा? बेस का। तो हम लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे बेटा जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो OH माइनस आयन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? OH माइनस आयन के बराबर होगा। याद रहेगी बात, यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो OH माइनस आयन के बराबर होगा। चलो देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा बेस, है ना, और इस तरफ लिख देता हूँ मैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो NaOH है ना, या KOH है, इस तरह के जो भी बेस होंगे उनमें देखो एक ही OH है, यानी कि इनका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। जैसे मान लो इस तरह से है MgOH का होल टूवाइज या CaOH का होल टूवाइज, यदि इस तरह से है
तो इनमें देखो दो दो OH है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। यदि मान लो इस तरह से है, जैसे AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, तो इनके पास कितने OH है 3 3, मतलब इनके वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात? इस तरह से बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया, MgOH होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपान वैलेंसी फैक्टर। अब मोलर मास किसका लिखेंगे? MgOH होल ट्वाइस का। तो देखो इधर, ये Mg और ये OH का होल ट्वाइस। Mg का कितना होता है 24। अच्छा, ये जो OH है, OH का कितना होता है? तो OH का होता है बेटा 17। एक ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 16 और 1 17। और चूंकि ये 2 है तो अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 और 17 दूना 34। ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 2 5। सही है क्या? एक बार चेक करें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है ना? तो 12 दूनी 24 इसका हो गया। और OH तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 17, और चूंकि 2 है तो 17 दूना 34। 34 और 24 कितना हो जाएगा 58, है ना? 4 4 8 और 3 2 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 58, और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2। 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 दून 4, बचा 1, 18 दूना 18, मतलब 29 ग्राम। समझ में आया? इस प्रकार से हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे। ठीक, चलो अगला देखते हैं। केस थर्ड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। अरे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में बेटा लवण बोलते हैं, तो लवण का तुल्यांकी भार। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी तरीका वही है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास किसका है? तो सॉल्ट का। तो पूरा हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। देखो मेन फॉर्मूला तो वही है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, लेकिन करना ये होता है कि जिसका आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं उसी का मोलर मास रखेंगे और उसी का वैलेंसी फैक्टर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। आप कैटायन का टोटल चार्ज देख लो या एनायन का टोटल चार्ज देख लो, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है,
क्या है, NaCl। जब मैं इस NaCl को तोड़ूंगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, जैसे कोई दूसरा एग्जांपल, मान लो MgCl2 है ना। इस MgCl2 को हम तोड़ेंगे तो Mg प्लस Cl कितने हैं, 2, तो 2Cl। अब चूंकि ये 2 है तो 2 इसके सर पे लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और ये 1 है तो इसके सर पे 1 नेगेटिव आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो ये है Al2SO4 का होल थ्राइज। इसमें क्या करना होता है, देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो आप 2 एल्यूमिनियम लिखेंगे प्लस SO4 कितने हैं, 3, तो आप 3 SO4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है बेटा, इसके पैर में जो नंबर है वो इसके सिर पे जाएगा, और इसके पैर में जो नंबर है वो इसके सिर पे जाएगा। तो SO4 के पैर में कितना नंबर है, 3, तो एल्यूमिनियम के सिर पे लिखेंगे 3। एल्यूमिनियम के पैर में कितना है, 2, तो SO4 के सर पे जाएगा 2। उसके बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब वैलेंसी फैक्टर तो देखना है, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू इस, देखो ये केटायन है, ये कौन है, केटायन, और ये कौन है, एनायन। तो आप केटायन का चार्ज देख लो या एनायन का देख लो, केटायन पे भी एक और एनायन पे भी एक, किसी का भी एक का देखना है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर होगा 2, कैसे, Mg पे 2 प्लस है। यदि क्लोरीन से देखते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आएगा बेटा 6, कैसे, देखो एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है और एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो एक एल्यूमिनियम पे 3, तो 2 एल्यूमिनियम पे 6, या ऐसे कर लो 2 तिया 6, ऐसे ही यहाँ पे 3 दूना 6। समझ में आ रही बात। इस प्रकार से हम सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट बताएं। ठीक है, बोलो फॉर्मूला बोलो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बताओ मोलर मास कितना होगा इसका, MgCl2 का, सुनो Mg का होता है 24, ठीक है। अच्छा क्लोरीन का कितना होता है, 17.5, लेकिन क्लोरीन, सॉरी 17.5 नहीं, क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 2, तो ये 24 और 35 का डबल हो जाएगा, 35.5 का डबल हो जाएगा 71। ये जोड़ो तो 4 और 1 5 और 7 2 9, मतलब 95। देखो Mg का हो गया 24, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो 2 क्लोरीन का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 का डबल 70 और 5 का डबल 0.5 का 1 होता है, तो ये टोटल 71 हो जाएगा। 71 और 24 जोड़ेंगे तो 95, 4 और 1 5 और 7 2 9, तो यहाँ पे रखेंगे हम 95 अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2, ठीक है ना, 2। अच्छा अब डिवाइड करो तो 2 चुक 8, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 बचा, दशमलव लगाई 0, 2 5 10, 47.5। एक बार नोट कर लो जल्दी से।
चलो आगे बढ़े। अगला अगला कौन सा केस आएगा बेटा? ये कौन सा केस था? उम, ये था केस 3 है ना। तो अब आएगा केस 4। केस 4 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, है ना। हिंदी में बोलेंगे आयनों का तुल्यांकी भार। ठीक है, आयनों का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं हम? आयन का। तो मोलर मास भी किसका लेंगे? आयन का। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास ऑफ आयन अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन। ठीक है, अब यहां पे वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो यहां पे होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ठीक है, क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? चार्ज ऑन आयन। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास Na+ है ना, या Ca2+ है, या एल्यूमिनियम 3+ है। ठीक है, ये मैंने कुछ आयन बना रखे हैं। ठीक, अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका मोलर मास कितना होता है? 23। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 23/1 इक्वल टू 23। अच्छा, इसको देखो, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम का 40 होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना लगा? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। अच्छा, इसको देखो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है ना, और इस पे चार्ज कितना लगा? 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे 23 ग्राम, यहाँ पे 20 ग्राम, और यहाँ पे 9 ग्राम। इस प्रकार से हम आयनों का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है केस 5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। इस KMnO4 को बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक तो एसिडिक मीडियम में, काय में? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम, और एक न्यूट्रल मीडियम में है। ठीक है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम।
तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में होता है बेटा m/5, याद रखना है ना, कितना होता है m/5। बेसिक मीडियम में लेते हैं m/1, और जो न्यूट्रल मीडियम होता है इसमें होता है m/3, याद रहेगा। एसिडिक मीडियम में कितना होता है m/5, बेसिक मीडियम में m/1 और न्यूट्रल मीडियम में m/3। यहाँ पे m क्या है तो आपको बताऊं, यहाँ पर जो m है ये m मोलर मास है। क्या है बेटा? मोलर मास। और KMnO4 का मोलर मास होता है 158 ग्राम। कितना होता है? 158 ग्राम। याद रहेगी बात? आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया एसिडिक मीडियम में KMnO4 का तुल्यांकी भार है, ठीक है, ये मान लो आपको क्वेश्चन दिया, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे इसको बेटा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एसिडिक मीडियम में क्या बताया मैंने m/5, इसका m कितना होता है 158/5। चलो 5 से डिवाइड करो तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर कितना बचेगा 3, लगे दशमलव उतारी 0, कितना हो गया 30, 5 छक 30, ठीक है, मतलब 31.6 ग्राम। एक बार चेक करें, 5 छक 30 की 0, हाथ का आया 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 तिया 15, है ना, पॉइंट के बाद एक अंक है, ठीक है 158। चलो इतना समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये आखिरी है बेटा केस, कौन सा केस होगा? मेरे हिसाब से 6 होगा। इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया हमने? हाँ केस 5, ये केस 6 है बेटा, ठीक है, केस 6, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे? तो तरीका ये रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/6, क्या रखना है यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर की जगह 6, तो हो जाएगा m/6। आपको बताऊँ इसका जो मोलर मास होता है ना, इसका मोलर मास होता है 294। कितना होता है? 294। अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चुक 24, 6 का 6, 6 दून 12, 6 तिया 18, 6 चुक 24, फिर कितना बचा 5, यहाँ पे 5 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 नमक का 54, मतलब 49 ग्राम। कितना आएगा? 49 ग्राम, याद रखना है ना। इसका मोलर मास कितना होता है? K2Cr2O7 का मोलर मास कितना होता है? 294, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको आज इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन बताया। अब अगले लेक्चर में मैं आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।